अब ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते किसे हैं? याद रखें, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था उसकी तरह नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी ये ग्लोमेरुलस का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों ग्लोमेरुलस के डिसऑर्डर हैं। पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपने पढ़ा था कि जो मसले मसाला आते हैं वो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, इसमें मसले मसाला आ रहे थे। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, जिसकी वजह से ये बैरियर सही काम नहीं कर रहा था और प्रोटीन बहुत ज़्यादा जो है यूरिन में लॉस हो रहा था। और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये फ़र्क कैसे कि इसमें जो है ये फिल्ट्रेशन बैरियर का इतना मसला नहीं आता, पर ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही होती है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है इसमें बाउमेंस स्पेस में। ठीक है, तो मेन मसला इसमें यही है, इसमें जो है इन्फ्लामेशन की वजह से मसले मसाला आ रहे थे, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किसकी वजह से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की वजह से मसले मसाला आ रहे थे। तो क्या है, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग। ज़ाहिर है इन्फ्लामेशन होती है तो फिर आखिर में ब्लीडिंग हो जाती है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो के यहाँ ब्लीडिंग हो जाती है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या होती है, डैमेज हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, और फिर ब्लीडिंग भी होती है। तो ये डैमेज होने की वजह से और ब्लीडिंग होने की वजह से आरबीसीज क्या होते हैं, इसमें बाउमेंस स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो और आखिर में यहाँ पे होके जमा होके एक किस्म का कास्ट बना देते हैं। तो ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे आरबीसी कास्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, यूरिन में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जा रही है, जिसकी वजह से जो है आरबीसी नॉर्मली तो उसमें फ़िल्टर नहीं हो पाते, पर डैमेज होने की वजह से आरबीसी भी फ़िल्टर होकर इसके अंदर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जमा हो के कास्ट बना देते हैं। ठीक है, तो हमें यूरिन में कास्ट मिलता है, वही है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या है, आरबीसी कास्ट मिलते हैं, और डिस्मॉर्फिक आरबीसीज जो है यूरिन में मिलते हैं। डिस्मॉर्फिक होंगे ज़ाहिर है, क्योंकि ये जमा हो के इनकी जो है शेप वगैरह कास्ट की तरह इसमें बन जाती है। सही है, उनकी जो शेप है नॉर्मल जो बाइकॉनकेव होती है वो नहीं रहती, यहाँ पे चेंज हो जाती है, क्योंकि जमा हो रहे हैं, पूरा कास्ट बन रहा है। तो डिस्मॉर्फिक जो है आरबीसीज और आरबीसी कास्ट हमें यहाँ पे यूरिन में मिलते हैं ऐसे डिसऑर्डर में। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में और भी एक आप चीज़ याद रखें कि ज़ाहिर है यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो रही है ना, तो ये जो है कैपिलरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। ज़ाहिर है इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये कैपिलरीज जो है क्लॉग अप हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी जो सेल्स वगैरह कैपिलरीज के ल्यूमेन को नैरो कर देते हैं, फिर ज़ाहिर है जो जीएफआर भी लो हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्फ्लामेशन की वजह से कैपिलरीज का नैरो हो गई है ना, तो यहाँ से फिल्ट्रेट बन ही नहीं पाता, तो जीएफआर भी इस वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कम हो रहा था। नेफ्रोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, नेफ्रोटिक में क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा था, इसके अंदर जो प्रोटीन इतना लॉस नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेशन वगैरह की मसले वजह से मसले मसाला आ रहे हैं। तो उसमें एक मसला क्या हो रहे थे, इन्फ्लामेशन की वजह से ये कैपिलरीज का ल्यूमेन नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन सही हो नहीं पाती, जीएफआर लो हो जाता है। ठीक है, वही बात है कि जीएफआर लो होने की वजह से फिर क्या हो जाता है, और यूरिन जो कम बनता है और एजोटीमिया हो जाता है। ज़ाहिर है अगर जीएफआर कम होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में बढ़ जाएंगे, तो उसमें ये मसले मसाले आते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग की वजह से आरबीसी कास्ट मिलते हैं हमें यूरिन में, यूरिन कम होता है और नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो है प्रोटीन यूरिया इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन बैरियर है ना उस पर इतना मसला नहीं आ रहा था। ये जो हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है ना, इस पर इतना मसला नहीं आ रहा। अगर ये ज़्यादा डैमेज होता ना तो प्रोटीन बहुत लॉस हो रहा था। इसमें प्रोटीन लॉस होता है पर कम होता है। ठीक है, लिमिटेड प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम्स पर डे, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 3.5 ग्राम्स पर डे प्रोटीन का लॉस हो रहा था। तो वही यहाँ पे बात लिखी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम इज डैमेज टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, जिसमें पोडोसाइट बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह, जिसकी वजह से क्या होती, परमिएबिलिटी बढ़ रही थी प्रोटीन्स की, सेल्स की नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लीडिंग टू प्रोटीन लॉस। ठीक है, अब ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, याद रखें, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इन्फ्लामेशन वगैरह हो रही है और प्रोटीन लिमिटेड लॉस हो रहा है, क्योंकि जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर को इतना मसला नहीं आ रहा है। और इसमें जो ये साल्ट रिटेंशन और ये एडिमा वगैरह क्यों हो रहा है, इसमें एडिमा उसमें भी होता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा एडिमा होता है, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, पर इसमें भी थोड़ी बहुत एडिमा होती है और हाइपरटेंशन इसमें और ही होती है। ठीक है, उसमें हाइपरटेंशन वगैरह इतनी नहीं थी। तो ये क्यों है, अब जाहिर है क्योंकि जीएफआर कम हो गया है। ठीक है, जीएफआर कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, और रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, साल्ट और वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और एडिमा वगैरह हो जाता है। ठीक है, वही लिखा है, या साल्ट रिटेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि इन्फ्लाम्ड ग्लोमेरुलाई है। ठीक है, जीएफआर कम हो रहा है। ठीक है, लेस फिल्ट्रेट बन रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है। ठीक है, ओलिगोयूरिया एजोटीमिया
और इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि GFR जो ट्रिगर करता है रास सिस्टम को, सोडियम और वाटर रिटेंशन होती है और हाइपरटेंशन और पेरिऑर्बिटल एडिमा हो जाता है। तो आप समझ गए नेफ्राइटिक सिंड्रोम मेन मसला क्या था, इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग का था, जिसकी वजह से RBC कास्ट और डिस्मॉर्फिक मिल रहे थे, ठीक है, और ओलिगोयूरिया वगैरह हो रहा था, ठीक है, लिमिटेड प्रोटीनूरिया और साल्ट एंड वाटर रिटेंशन विथ पेरिऑर्बिटल एडिमा हो रहा था। अब जाहिर है अगर हम उसकी बायोप्सी करेंगे ना किडनी के, जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ नेफ्रॉन्स की बायोप्सी करके निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई मिलेगा। ये देखें, ये हमारे जो नॉर्मल ग्लोमेरुलाई क्या था, कैसा था, ये दिखने में ऐसा था, ठीक है, नॉर्मल है हमारा, और इसमें देखें इतने कोई भी जो है इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं है। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के जो ग्लोमेरुलाई देखें, ये जो ब्लू कलर्स के सेल्स हैं, ये मतलब न्यूट्रोफिल वगैरह को शो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्या है, टू मैनी सेल्स एंड इट इज़ फिलिंग द बाउमन्स कैप्सूल सजेस्टिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये हमारी जो है एस्ट्रोलॉजिकल पिक्चर है किसकी, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की, ये आपको जो है आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें इसमें सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारा नॉर्मल जो है ग्लोमेरुलाई है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलाई में है ना इन्फ्लामेशन, ये हो क्यों रही है, ठीक है। तो याद रखें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये जो ये ग्लोमेरुलस में से इन्फ्लामेशन वगैरह बढ़ रही है, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से होती है। सही, इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन का। तो क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट, C5a अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल्स विथ मीडिएट डैमेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का ही एक पार्ट है C5a, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें पहले C3 होता है, C3 टूट के C3a, C3b, ऐसे पूरे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स का एक जो है हिस्सा है C5a, वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है। अगर न्यूट्रोफिल्स वगैरह फिर यहाँ पे जामा बहुत आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़े थे, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आ रही थी, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आएंगे जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करेंगे। उसमें सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद में जो ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लामेशन हो रही है उसे क्या कहेंगे, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब वो कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है जो है वो ये PSGN काज कर सकता है, वो अब हम देखते हैं। तो ये जो है स्ट्रेप्टोकोक्साई कौन है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्सा होता है। उसमें भी मेन एग्जांपल जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये डायरेक्ट जाके किडनी के ग्लोमेरुलाई को जाके इन्फ्लामेशन नहीं कराता। सही है, ये याद रखें कि ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले हमारे जो है थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, फेरेंजाइटिस, या आपको उसमें लिखा होगा सोर थ्रोट, ठीक है। तो या तो ये सोर थ्रोट काज कराता है या तो फिर ये कराता है स्किन इन्फेक्शन काज कराता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया या तो स्किन को या थ्रोट को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, सही है, किडनी को इन्फेक्ट नहीं करता। फिर ये जो है नेफ्राइटिक सिंड्रोम कब कराता है, ये जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज कराता है ना, ये ड्यू टू इम्यून रिएक्शन काज कराता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ड्यू टू इम्यून रिएक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन इम्यून रिएक्शन की वजह से ये जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज कराता है वो कैसे कराता है। अब जब भी ये हमारे पहले स्किन को या जो है थ्रोट को ये इन्फेक्ट करता है ना, अब बॉडी इसको ज़ाहिर है रिकॉग्नाइज करती है इस बैक्टीरिया को और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इन्फेक्शन काज कर रहा है, इसने ऑलरेडी काज किया होता है बॉडी में। तो क्या कर बनते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, जब इसके जो है एंटीजन से साथ बाइंड करती है ना, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी बन के इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ब्लड से होते होते हमारी किडनी में जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ग्लोमेरुलाई में स्टक हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे स्टक होके फिर आखिर में क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, फिर इन्फ्लामेशन वगैरह काज करा देते हैं। सही है, वही बात है कि बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स ब्लड से होते हुए ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं, वहाँ पे सही है, ज़्यादा बन रहे होते हैं ना ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, सही है, फिर वहाँ पे जाके यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर वहाँ पे ये जो क्या है कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करा देते हैं और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो याद रखें ये डायरेक्टली जो है हमारे ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करके ये नहीं काज कर रहा है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो आपको जो है ना क्वेश्चंस भी ऐसे दिए होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल बताया होगा कि कोई बच्चा था, उसको जो है अभी उसके जो है यूरिन में ब्लड भी मिल रहा है, ठीक है, उसे पेरी ऑर्बिटल एडिमा वगैरह भी है और उसको मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है।
पर उसके साथ ये दिया होगा कि उसको हफ्ते 2 हफ्ते पहले उसके जो है गले में इन्फेक्शन भी हुआ था या उसको सोर थ्रोट हुआ था। अब बताओ मसला क्या है? तो उसका आंसर होगा ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री दी हुई होगी कि पहले उसको थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन वगैरह हुआ था। और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से आ रहा है। तो क्या बात हुई? नेफ्राइटिक सिंड्रोम that arises after group A beta hemolytic streptococcal infection of the skin और pharynx। ठीक है, आकस विथ नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेंस। सही है, लाजमी है कि सारे जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये नहीं है कि सारे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो हमारे स्किन या थ्रोट को इन्फेक्ट करते हैं वो आखिर में जो है ये PSGN कराते हैं। ठीक है, कोई खास जो है स्ट्रेंस होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के जो PSGN कराते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेंस। सही है। अब ये कि ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, मे आकर आफ्टर इन्फेक्शन विथ नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स एज वेल। ठीक है, ये याद रखें कि ये जो है नॉन स्ट्रेप्टोकोकल जो है ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल स्टेफ ऑरियस वगैरह हो गया, वो भी ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करा सकते हैं। पर याद रखें ये जो नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, ये जो एडल्ट्स में होता है। सही है, बाकी बच्चों में वगैरह में जो भी होगा वो स्ट्रेप्टोकोक्साई की वजह से ही होता है। ठीक है, और उसमें जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या होता है साथ में हो रहा होता है। ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल स्टेफ ऑरियस से कहीं पे इन्फेक्शन किया है बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन भी हो रहा होता है और साथ में साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो रहा होता है। इसमें तो ऐसा नहीं है ना। ठीक है, इसमें ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन था थ्रोट का या वगैरह का, ये तो सही हो गया था। उसके बाद जो है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो इन्फेक्शन काज कर रहा था वो मतलब ये हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज कर रहा था। बाकी नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होते हैं ना PSGN, वो क्या करता है मतलब एट अ टाइम हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे कहते क्या कहेंगे कि ये भाई एडल्ट्स में होता है। ठीक है, नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एडल्ट्स में होता है, बच्चों में नहीं होता, बच्चों में इसी की वजह से होता है। ठीक है, याद रखें। और ये क्या है? इन एडिशन टू ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कैन आल्सो बी काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस। सही, एडल्ट्स में जो है स्ट्रेप्टोकोकस के अलावा स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी हो सकता है। सही, इट्स सीन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है, और वो क्या था? इन्फेक्शन के दौरान नहीं था, वो इन्फेक्शन के बाद के वजह से हो रहा था। सही है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह के हो रहा था। ठीक है, एडल्ट्स में ड्यूरिंग द इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर स्टेफ वगैरह की वजह से हो रहा है। सही है, इन्फेक्शन साइट इज़ वेरिएबल बट नॉट फेरेंक्स। जाहिर है स्टेफाइलोकोकस से स्टेफ ऑरियस से वो डिफरेंट जगहों को इन्फेक्ट कर सकता है। सही है, तो ज़रूर नहीं फेरेंक्स को करे। और ये क्या? मस्ट बी आइडेंटिफाइड ऑन कल्चर एज नो सीरोलॉजिक टेस्ट अवेलेबल। तो इस लाइन का मतलब क्या है? मस्ट बी आइडेंटिफाइड ऑन कल्चर एज नो सीरोलॉजिक टेस्ट अवेलेबल। ये लाइन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। सही है, तो इस लाइन को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझते हैं। बहरहाल फ़िलहाल आप नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ो। आप अभी देखो कि जो है स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर फॉर एग्जांपल PSGN हुआ है, तो अब आपको पता है कि जो है ये स्ट्रेप्टोकोका है सबसे पहले जो हमारे थ्रोट को या फेरेंक्स को मतलब या थ्रोट को या जो है हमारे स्किन को इन्फेक्ट करता है। अब ज़ाहिर जब ये इन्फेक्ट करेगा तब ये जो है बैक्टीरिया ब्लड में तो प्रेजेंट होगा, लाजमी। ज़ाहिर इन्फेक्ट कर रहा है तो वो तो प्रेजेंट होगा ना हमारी बॉडी में। तो जब भी हम ब्लड वगैरह कल्चर वगैरह कराएंगे तो हमें जो है ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर ये बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन करा रहा है तो कल्चर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है ज़ाहिर है अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह करा रहा है तो हमारी बॉडी कोशिश करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को क्लियर करे। सही है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है। ठीक है, तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये जो है बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये स्किन का या जो फेरेंक्स का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में बिल्कुल रहता नहीं है। तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है क्या होता है, बैक्टीरिया अगर रहेगा ही नहीं बॉडी में, अगर उस ब्लड का हम कल्चर कराएंगे तो ब्लड कल्चर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते बाद ब्लड जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने इस बैक्टीरिया को सारे को रिमूव कर दिया होता है। ठीक है, तो जब किडनी के मसाला आते हैं ना, किडनी का आपको पता है किडनी ये बैक्टीरिया खुद जाके नहीं करा रहा, किडनी में जो ये हमारा PSGN हो रहा है ना, ये हो रहा है ड्यू टू इम्यून सिस्टम। सही है, तो उस वक्त तो बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, कल्चर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें कैसे पता चले कि भाई इसी बैक्टीरिया ने जो है वो जो हमारा जो है PSGN कराया है? अब आप खुद देखें ना, क्योंकि ये जो PSGN होता है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद होता है। ठीक है, जब स्किन का या फेरेंक्स का इन्फेक्शन होता है ना, हफ्ते उसके 2 हफ्ते बाद जो है हमारा PSGN होता है, पर तब तक तो ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में रहता ही नहीं। हम कैसे पता लगे कि ये जो हमारा PSGN हो रहा है ये इसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है? सही है, तो उस वक्त जो है हम हमारे ब्लड में जो क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। सही है, हमारे सीरम में, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया पर एंटीबॉडीज़ तो रहती है ना बहुत देर तक, जो जिसने इस बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प की थी। तो इस जो है PSGN में हम क्या करते हैं
जो एंटीबॉडीज़ को देखते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जिसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। वी गेट थ्रोट या स्किन इन्फेक्शन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोक्साई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। एट दिस स्टेज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, कल्चर वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। देन बॉडी क्लियर्स इन्फेक्शन, नो बैक्टीरिया लेफ्ट टू कल्चर, ज़ाहिर है बैक्टीरिया रहते ही नहीं, सारे इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है। व्हेन किडनी सिम्टम्स अपीयर, इन्फेक्शन इज ऑलरेडी गॉन, कल्चर नेगेटिव आएगा, ज़ाहिर है क्योंकि बैक्टीरिया सारे मर गए हैं, ठीक है। सो टू प्रूव पास्ट इन्फेक्शन वी लुक फॉर एंटीबॉडीज, उसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट है क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोक्साई के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है उसे क्या कहेंगे, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो हम जब देखते हैं कि ब्लड में अगर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के जो लेवल अगर बढ़ गए हैं तो मतलब हमारी बॉडी में पास्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में PSGN हो रहा है, सही है। तो बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ASO टाइटर गोज अप, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का पहले इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से हमें इस बंदे को PSGN आ रहा है। बात क्या हुई कि ये जो स्ट्रेप्टोकोक्स है इसके लिए जो हमारी सीरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है, जैसे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, एंटी DNase B है, तो ऐसे सीरोलॉजी के हम सीरम में जो है इसके एंटीबॉडीज़ वगैरह देख के इसके पास इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये जो नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इनकी इतनी खास सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसमें लिए जो है इसके लिए हमें कल्चर कराना पड़ता है कि भाई इसने जो है PSGN कराया है या नहीं है। वही कह रहा है कि मस्ट बी आइडेंटिफाइड ऑन कल्चर, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो इन्फेक्शन करा रहे हैं नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, ये तभी करा रहे हैं जब जो है हमारे मतलब किडनी को भी तभी इन्फेक्ट कर रहे हैं जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीन ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। अब PSGN ड्यूरिंग द इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन बॉडी में है तो इसका कल्चर ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो है नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स के लिए ना हम कल्चर करते हैं, अगर स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर PSGN ये हुआ है तो कल्चर हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, फिर हमें उसका जो है वो करना पड़ता है, सीरोलॉजी देखनी पड़ती है। बहरहाल 100 बातों की एक बात आपको याद ये रखना है कि ये जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है इसकी सीरोलॉजी नेगेटिव आएगी हमेशा, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसका जो कल्चर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो हमें सीरोलॉजी देखनी पड़ेगी, सीरोलॉजी में भी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ हो या एंटी DNase B हो, तो ये अगर हमें मिल रहा है तो उसका पास्ट इन्फेक्शन था। अगर नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स है तो हमें लाजमी कल्चर कराना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखें, ये जो PSGN है ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब आपको पता है ये PSGN क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ये हमारे जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ना वो ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट हो रहे थे, जो जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही थी। तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना वो टाइप 3 है, सही है। टाइप 1 आपको पता है IgE की वजह से होता है, टाइप 2 जो है डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ की वजह से, इसलिए टाइप 3 जो है अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से कोई रिएक्शन हो रहा है तो टाइप 3 होता है, ठीक है। तो ये है ही इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो ये किसका एग्जांपल है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। अब वही बात है, मैंने कहा है कि पहले ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, फिर 2-3 हफ्ते के बाद जो है हमें ये PSGN होता है, सही है। पहले ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है हमारे स्किन को या फेरिंक्स को अफेक्ट करता है, फिर 2 या 3 हफ्ते के बाद जब ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा PSGN हो जाता है। प्रेजेंट 2 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन एज हेमेट्यूरिया, वही ज़ाहिर है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के हमने सिम्टम्स पढ़े थे, ठीक है, यही है ओलिग्यूरिया, ठीक है, हेमेट्यूरिया, RBC कास्ट वगैरह, ये सारे जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स है ये हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज हेमेट्यूरिया, ठीक है। कोला कलर्ड यूरिन भी आपको कहा सकता है कि भाई बंदे को एक बच्चा आया है, सही है, उसको कोला कलर्ड यूरिन अभी हमें मिला है, ठीक है, 2 हफ्ते पहले उसको जो थ्रोट इन्फेक्शन था, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद करना ज़रूरी है। ओलिग्यूरिया होगा, जारी बात है, GFR कम हो जाएगा, ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वजह से। हाइपरटेंशन और पेरिऑर्बिटल एडिमा होगा, ठीक है। और याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकल सीरोलॉजी मिलेगी, ठीक है, या एलिवेटेड ASO, ठीक है, या एंटी DNase B टाइटर्स, वो भी वही जो हमने अभी बात की थी, ठीक है। और ये जो मसला होता है PSGN का बच्चों में ही होता है, ठीक है, UALA, पर एडल्ट्स में भी हो सकता है। एडल्ट्स में कब हो सकता है, जब नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से मसला हो। अब ज़ाहिर है जब हम HNE कराएंगे तो हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुला मिलेगा, सही है, वही है ये कि मतलब हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुला है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है जिसने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर दिया है। अब कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रोफिल वगैरह को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हाइपर सेलुलर जो है ग्लोमेरुला मिलेगा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये भी ज़ाहिर इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, और उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स में जो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न क्या है, ग्रेनुलर मिलेगा, और उसमें जो है
और इसमें जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट होंगे। सब एपिथेलियल आपको पता है कि मतलब ये हमारे जो है ना पोडोसाइट्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे कहते हैं सब एपिथेलियल, सही है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ सब एपिथेलियल डिपॉजिट होंगे। तो और हमें तो फिर ये होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें सब एपिथेलियल हम्प्स मिलेगा, सही है। तो और ये आप याद रखें कि ये जो हमारे ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है ना, इसको किसी और वर्ड्स में भी जो है हम शो करते हैं, सही है। वो क्या है, स्टार स्काई वर्ड दिया होगा या आपको लंपी बम्पी अपीयरेंस दिया होगा, सही है। आपको कहा जाएगा कि जो हमारे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न था ना, एक डिजीज़ थी उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न हमें ये स्टार स्काई मिला, ये लंपी बम्पी मिला। तो उसका मतलब आप समझ जाएँ कि ये ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस को ही शो कर रहा है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव है, सही ज़ाहिर है कि किसी बंदे को ये होगा 2-3 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन के बाद, तो उसका ट्रीट हम सपोर्टिव करें क्योंकि डिपॉजिट इटसेल्फ पास अवे थ्रू टू द यूरिन, ठीक है। तो इसलिए हम इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। और ये जब बच्चों में ये डिज़ीज़ होती है ना, तो रेयरली कोई जो एक बच्चा होता है जो रीनल फेलियर की तरफ जाता है। पर अगर बड़ों में अगर ये PSGN है ना, तो फिर जो है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या है। बहरहाल ये एक पॉइंट याद करें कि RBC काज जब भी मिलेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा और हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज होगी बंदे को। अब हम देखते हैं कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है। अब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है। ज़ाहिर है इसका नाम ही बता रहा है कि ऐसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो रैपिडली प्रोग्रेस करे कहाँ पे करे, रीनल फेलियर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो रैपिडली प्रोग्रेस करके रेनल फेलियर तक चला जाता है विद इन रैपिडली प्रोग्रेस, मतलब विद इन मंथ्स टू वीक्स है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, ठीक है। गुडपास्चर सिंड्रोम है, PSGN है, ये मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करा सकती हैं, ठीक है। और जब भी ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो क्या मिलेगा हमें, क्रिसेंट शेप जो स्ट्रक्चर मिलेगी बाउमन्स स्पेस पर। क्रिसेंट शेप मतलब ये चाँदनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। जब भी उसके ग्लोमेरुलाई वगैरह लेके हम उस पर HN स्टेनिंग करेंगे ना, तो ये जब भी किसी बंदे को RPGN होगा ना, तो उसके ये मिलेगा हमें, ठीक है। क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर मिलेगी उसके बाउंस स्पेस पे, सही है, ऑन HN स्टेनिंग। अब ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर ये इट इज़ मेड अप ऑफ मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रिन, ठीक है। कोलेजन वगैरह से नहीं बने हुए, मैक्रोफेजेस और फाइब्रिन वगैरह मिलकर ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं किसी भी बंदे में अगर RPGN होगा, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो है मतलब हमारे जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये गुडपास्चर सिंड्रोम की वजह से या वेगनर ग्रेनुलोमेटासिस वगैरह की वजह से, किस वजह से जो है ये हमारा RPGN हो रहा है, ये हम कैसे पता चलाएंगे किस डिजीज़ की वजह से हो रहा है। तो ये हमें पता चलेगा क्लिनिकल पिक्चर्स पे और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न पे, ठीक है। अब ज़ाहिर है जो है ये गुडपास्चर सिंड्रोम में जो क्लिनिकल पिक्चर अलग होगी, ये अलग क्लिनिकल जो फीचर्स को शो करेगा, और ये PSGN अलग क्लिनिकल फीचर्स को शो करेगा, ठीक है। तो हम क्लिनिकल फीचर्स और इम्यूनोफ्लोरेसेंस को देख के पता चला सकते हैं कि ये RPGN किस डिजीज़ की वजह से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है मुख्तलिफ डिजीज़ में और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न भी क्या होता है। अब जिस भी बंदे को गुडपास्चर सिंड्रोम की वजह से RPGN हो रहा है ना, ठीक है, तो उसका अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे ना ग्लूटामाइन का, तो वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न लीनियर होगा, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चंस में पता है कैसे दिया जाएगा, सही है। आपको ऐसे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो कोई पेशेंट हो, ठीक है, उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स हो, फॉर एग्जाम्पल उसको हेमेट्यूरिया हो रहा है, उसके यूरिन में RBC कास्ट मिले, उसको सीवियर हाइपरटेंशन है, पेरीऑर्बिटल एडिमा है, और आपको कहा गया उसके जो ग्लूमेरुलाई को अगर हम HN स्टेनिंग पे हमें क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर भी मिल रही है, और जो है हमने जब उसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराया तो हमें जो है लीनियर पैटर्न मिला। अब बताओ ये कौन सी डिजीज़ है। ज़ाहिर है ये तो अब फिर आपको एक ऑप्शन दिए जाएंगे, गुडपास्चर है, PSGN है, वेगनर है, ठीक है, वेगनर ग्रेनुलोमेटासिस। अब ये तो सारी जो चीज़ें हमने बताई ना, हेमेट्यूरिया, ठीक है, उसके अलावा RBC कास्ट, पेरीऑर्बिटल एडिमा, और ये जो क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर जो बताइए, ठीक है, ये तो सब डिजीज़ में होता है। एक जो आइडेंटिफाइंग जो चीज़ थी जिससे हम डायग्नोस कर सकते थे वो था ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस का पैटर्न, ठीक है। तो गुडपास्चर में क्या होता है, लीनियर होता है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। अब इस जो गुडपास्चर सिंड्रोम में पता है क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है,
अगेंस्ट अल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ग्लोमेरुलाई की ये जो ठीक है एंडोथेलियम की लेयर थी, उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है इसमें गुड पास्चर सिंड्रोम में। ठीक है, ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन और अल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उन दोनों के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाती है। अब जाहिर है ग्लोमेरुलाई काम नहीं करेगा तो हेमेट्यूरा होगा, अल्वियोलर काम नहीं करेगा तो फिर उसके हिसाब से हेमोप्टाइसिस होता है। तो ये दो जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम में। ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोलेजन इन द glomerulus and alveolar basement membrane, ठीक है, प्रेजेंस एज हेमेटूरिया एंड हेमोप्टाइसिस क्लासिकल इन यंग एडल्ट्स। तो ये क्लिनिकल पिक्चर होती है इसमें, इसलिए कहा गया लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज। अब ये याद रखने जैसी चीज़ है कि गुड पास्चर सिंड्रोम जो है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था टाइप 2 डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ की वजह से जो मसले मसाला आ रहे हैं वो टाइप 2 होगा। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रहा है, जैसे ये पीएसजीएन इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से, तो ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 1 किसकी वजह से होता है, जब आईजीई की जो वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो टाइप 1 में आता है। बहरहाल गुड पास्चर आप याद रखिए टाइप 2 में होता है और इसमें ये क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न लीनियर होता है। ये इसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न है। ठीक है, लीनियर है। और ये जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न है हमने देखा था ग्रेनुलर है। आप जो है ना भले स्टेप 1 में भी या जब आप यू वर्ल्ड वगैरह कर रहे होगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न ये डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखें इसमें और इसमें इतना खास तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक है, तो आपको शायद उसमें जो डायग्राम्स में समझ में ना आए इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह, तो आप जो वहाँ पे पिक्चर दी हुई होगी, ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर दी हुई होगी, ये हेमेट्यूरिया हेमोप्टाइसिस वगैरह दिया होगा या पे लिखा होगा फिर कि लीनियर है वगैरह है, तो आप जो है क्लिनिकल पिक्चर वगैरह को जहन में रख के जो है आप डायग्नोसिस अच्छी बना सकते हो, क्योंकि डायग्राम्स आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएंगे क्योंकि दिखने में सारी एक जैसी है। ठीक है, अब पीएसजीएन की वजह से या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी ना, उसमें हमारे जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न क्या होगा, ग्रेनुलर होगा। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हमने पढ़ा है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो है ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न ग्रेनुलर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पीएसजीएन में तो ऐसा होता है। अब ये क्या चीज़ है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब ये जैसे ही नाम बता रहा है कि डिफ्यूजली जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब देखते हैं डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है क्या। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू डिफ्यूज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब जाहिर है किसी भी वजह से जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में, फिर वो डिफ्यूजली जो है ग्लोमेरुला में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से डिपॉजिट होते हैं वो सब एंडोथेलियल होते हैं, मतलब ये बिटवीन एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सब एंडोथेलियल है। एंडोथेलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। ठीक है, और ये क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल डिजीज इन एसएलई आपको पता है सिस्टम इल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसमें पता है क्या होता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह ऑटोइम्यून डिजीज एंटीबॉडीज़ वगैरह बहुत बन रही होती हैं जो एंटीजन से मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, और ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह बनने की वजह से क्या होता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो रीनल डिजीज एसएलई में वो यही है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ज़ाहिर है इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, वो जाके किडनी को डैमेज कर रहे हैं। अब ये जो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ठीक है, क्या है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफन प्रेजेंट एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। यहाँ पे हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव में कि ये बोथ एज नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम प्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑफन प्रेजेंट एंड और उसमें क्या है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में लाइट माइक्रोस्कोपी शोज वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, जो अगर ये वर्डिंग आपको मिले तो आपका जो है डायग्नोसिस सीधा जाना चाहिए डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्डिंग्स होती हैं जो खुद ही उसके जो है डायग्नोसिस बता देती हैं। ठीक है, जैसे डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की है, और इसी तरीके से हमने जो है सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की वजह से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा था उसमें हमने पढ़ा था एप्पल ग्रीन बायरेफरेंजेंस। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो करेक्टरिस्टिक होते हैं उस डिजीज़ के लिए। बहरहाल इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी क्या मिलेगा, लाइट वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज मिलेगी। ये इस पॉइंट को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये पॉइंट जो है इसके रिलेटेड मैंने लिखी है। ठीक है, इसकी यही पॉइंट है।
ठीक है, तो अब है वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पेलियांजाइटिस और चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। इन तीन डिजीज़ की वजह से अगर किसी बंदे को जो है आरपीजीएन हो रहा है ना, तो उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा हमें। ठीक है, अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे ना तो ग्लोमेरुला का जिसमें भी ये आरपीजीएन है इस डिजीज़ की वजह से, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस उसको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस को पॉसी इम्यूनाई भी कहते हैं। सही है, पॉसी इम्यून। ठीक है, तो ये शायद ये आपको वर्ड दिया हुआ इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। बहरहाल ये वर्ड हो तो आप समझ आना कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है और रीज़न इन तीन डिजीज़ में कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आरपीजीएन है और नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, उसका काज तो ये तीनों डिजीज़ हो सकती हैं। अब इन तीनों डिजीज़ को हम जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस जब डिजीज़ होगी तो आपको पता है CA का एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मिलती हैं। ठीक है, CA का एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ जाता है। बाकी अगर माइक्रोस्कोपिक पेलियांजाइटिस और चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में आपको पता है कि PA का लेवल बढ़ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ CA का एंड PA का हम इन दोनों डिजीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस को और चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम को कैसे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो है दिया जाए किसी बंदे को आरपीजीएन का जो है सिनेरियो दिया जाए, इसके सारे सिम्टम्स वगैरह दिए जाएं और हमें कहा जाए कि भाई PA का भी पॉजिटिव हमारे ब्लड में और जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है। अब PA का पॉजिटिव, आरपीजीएन भी है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी है, तो उसमें ये चर्ग स्ट्रॉस और माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस दोनों हो सकते हैं। अब इन दोनों को ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो ये चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम है ना, इसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन भी मिलती है हमें। ठीक है, इयोसिनोफिलिया भी मिलता है और एस्थमा भी मिलता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस में ये चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, क्या है कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, इयोसिनोफिलिया और एस्थमा, ये चीज़ें जो है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में मिलती हैं। और उसके साथ साथ जो है नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है और आरपीजीएन है, तो हमारा जो है डायग्नोस क्या हो जाएगा, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, वही बात है, वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस इज एसोसिएटेड विद CA का, माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस एंड चर्ग स्ट्रॉस एसोसिएटेड with PA का, and granulomatous inflammation, eosinophilia and asthma distinguish Churg strauss from the microscopic polyangiitis। अब इसमें एक बात याद रखने जैसी है कि फॉर एग्जांपल जो है हमारी ये वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस है ना, इसमें भी जो है लाइक गुड पास्चर सिंड्रोम है, ये हेमोप्टाइसिस और हेमेट्यूरिया वगैरह मिल रहा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं आप हेमोप्टाइसिस और हेमेट्यूरिया वगैरह को देख के आप डायग्नोसिस बना देंगे गुड पास्चर सिंड्रोम, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस में भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखना पड़ता है कि अगर नेगेटिव है तो वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस है, अगर पॉजिटिव है तो अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, गुड पास्चर सिंड्रोम। एक और भी चीज़ जो है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देगी कि वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस में CA का मिलता है हमें। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़े जहन में रहनी चाहिए जब भी आप बेसिक यूज़ करोगे। तो इन सारी डिजीज़ की वजह से आरपीजीएन हो सकता है, और जब भी आरपीजीएन होगा तो जो है हमारा बाउमस स्पेस में ये क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, और बाकी इन सारी डिजीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कहाँ से करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न एंड क्लिनिकल पिक्चर। तो एक और डिजीज़ जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करा सकती है उसे हम कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। अब इसे IgA नेफ्रोपैथी में क्या होता है, IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं जो यहाँ पे जो है IgA आपको पता है एंटीबॉडी है, फिर वो एक खास एंटीजन के साथ मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देती है और यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है और नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करा देती है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, IgA नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो ये क्या है, IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द मेसेंचियम ऑफ ग्लोमेरुलाई। और ये आप याद रखें कि ये मोस्ट कॉमन नेफ्रोपैथी है वर्ल्ड वाइड में। सही है, पूरी दुनिया में जो भी नेफ्रोपैथी है, फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के बहुत ज़्यादा सारी डिजीज़ है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी बहुत सारी डिजीज़ है। और उन सब डिजीज़ में से मोस्ट कॉमन जो ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करने वाली डिजीज़ है वो ये है, IgA नेफ्रोपैथी है। ठीक है, अब ये क्या करती है, IgA आपने पढ़ा है या पढ़ा होगा कि IgA जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे म्यूकोजा से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, म्यूकोजा में कई बार जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती है ना, वो IgA एंटीबॉडीज़ ही हो रही होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहीं पे भी म्यूकोजल इन्फेक्शंस हो गए, फॉर एग्जांपल हमारे GIT के म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे कहते हैं, या फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अगर म्यूकोजा में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है इसका लेवल तो बढ़ता है। सही है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर म्यूकोजा का इन्फेक्शन है उसको बचाने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के IgA के लेवल बढ़ते हैं। सही है, जैसे IgA बढ़ता है तो वो अपने एंटीजन्स के साथ बाइंड कर देता है, इस वजह से जो है IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
ठीक है, किसी म्यूकोजल इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनते हैं तो यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाते हैं और IgA नेफ्रोपैथी काज करा देते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, अगर IgA नेफ्रोपैथी हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरह वो, ठीक है, प्रेजेंट करेगा। सही है, फॉर एग्जांपल बच्चों में क्या होगा, ग्रोस या माइक्रोस्कोप हेमाटोरिया होगा। सही है, हाइपरटेंशन होगी, पेरिऑर्बिटल एडिमा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया ना, तो ऐसे ही प्रेजेंट करेगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है, ठीक है, कि यूएल फॉलोइंग म्यूकोजल इन्फेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्लिनिक का सिनेरियो ऐसा दिया होगा कि जो है बच्चे को, अभी हमारा बच्चा है क्लिनिक में, उसको जो है यूरिन में जो है हमें ये मिल रहा है, ठीक है, ब्लड मिल रहा है यूरिन में। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चे का बीपी जब मेजर किया गया, बीपी उसका हाई आ रहा था और उसको थोड़ी बहुत पेरिऑर्बिटल एडिमा भी मिल रही है। और उसके साथ आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि हफ्ता 2 हफ्ता पहले बच्चे को फॉर एग्जांपल खांसी जुकाम हुआ था या उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कोई हिस्ट्री दी हुई होगी। ठीक है, अब आपको पूछा होगा कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस आपका सीधा सीधा IgA नेफ्रोपैथी पे जाना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ता पहले उसको जो है म्यूकोजल इन्फेक्शन था। अब म्यूकोजल इन्फेक्शन की वजह से IgA की क्वांटिटीज़ बढ़ी थी, जिसकी वजह से IgA नेफ्रोपैथी काज हो गई। अब ये जो है बच्चे को हेमाटोरिया, हाइपरटेंशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अब ये क्यों होते हैं, ज़ाहिर है IgA की प्रोडक्शन बढ़ जाती है किसी भी जो म्यूकोजल इन्फेक्शन की वजह से, जो IgA नेफ्रोपैथी काज करा देती है। ठीक है, अब यही है कि IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, वो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, स्लोली प्रोग्रेस कर जाएगा किसमें, रीनल फेलियर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो IgA नेफ्रोपैथी है, इसे बर्गर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ये बर्गर डिजीज़ तो कहते हैं, पर आपने वस्कुलाइटिस में एक और डिजीज़ पढ़ी होगी, ब्यूरगर डिजीज़। ठीक है, जो BUERGER के नाम से थी। ठीक है, ये ब्यूरगर डिजीज़ और बर्गर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, ये IgA नेफ्रोपैथी की वजह से हो रही थी, और ये वस्कुलाइटिस थी जो हमारे डिजिट्स में जो है वस्कुलाइटिस वगैरह काज करा के, ठीक है, डिजिट्स में जो इस्कीमिया वगैरह काज करा रही। ठीक है, हाथों की या पाँव की उंगलियों में जो वस्कुलाइटिस करा रही थी, वो ब्यूरगर डिजीज़ थी। ये स्मोकिंग की वजह से थी। ठीक है, ये बर्गर डिजीज़ IgA नेफ्रोपैथी ये अलग है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में आपको, ठीक है, दिया हुआ होगा। ठीक है, ये इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिजीज़ हैं। और डिजीज़ है, ठीक है, जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करा सकती है, इसे अल्पोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या है कि टाइप 4 कोलेजन जो है बन ही नहीं पाता ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट। सही है, अब कोलेजन नहीं बनेगा तो हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह वो सारी कोलेजन की बनी हुई होती है। ठीक है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, रिजल्टिंग इन थिनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट कैसे करेगी, आइसोलेटेड हेमेटूरिया होगी, क्योंकि ज़ाहिर बेसमेंट मेम्ब्रेन सही बनी नहीं रही होती है, तो RBC वगैरह पास होके हेमेटूरिया काज करेंगे। प्रोटीन यूरिया वगैरह अभी इतनी नहीं होती। ठीक है, इनिशियली प्रोटीन यूरिया वगैरह नहीं हो रही होती, खाली हेमेटूरिया होती है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन सही से जो है बनी हुई नहीं होती। ठीक है, फिर एडवांस होके आगे जाके वो प्रोटीन यूरिया वगैरह काज करा देगी, पर शुरू में हेमेटूरिया ही होती है। ठीक है, उसके साथ जो है हियरिंग लॉस और ओक्यूलर डिस्टर्बेंसेज होंगे, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ इन ऑर्गन्स में भी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सही से नहीं बन पाएगी। तो सही बच्चे में आपको क्या क्या जो देखने में मिलेगा, ठीक है, उसकी जो है विजन लॉस भी होगा। ठीक है, उसकी हियरिंग लॉस भी होगी और उसको हेमेटूरिया भी होगी। जब ये ट्रायड आपको नजर आए किसी बच्चे वगैरह में, तो आप समझ जाना ये क्या है, अल्पोर्ट सिंड्रोम है। ठीक है, क्या होगा, कैंट सी, कैंट पी, कैंट हियर अ बी। ठीक है, ये ऐसा मतलब आपको सिनेरियो दिखाया हुआ होगा। ठीक है, और अब इसमें जो है अल्पोर्ट सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलाई की अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे ना, तो फिर वहाँ पे हमें मिलेगा बस्केट वेव अपीयरेंस। ठीक है, ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्पोर्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे नेफ्राइटिक सिंड्रोम का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। ठीक है, अगर आप को आपकी हेल्प की इस वीडियो ने, या किसी भी तरीके से अगर आपको ये टॉपिक वगैरह अच्छा लगे, तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड बाकी आप जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो इस चैनल पे आप देख सकते हैं।